महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में हम आपके साथ जब भी मुलाकात करते हैं, रूबरू होते हैं, उसका मकसद यह होता है कानून के नुक्तों को नहीं बता करके कानून से आप कहाँ अपने हक और न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं, यह बताना हमारा मकसद होता है। एक लंबे समय से हम आपके साथ अलग अलग कानूनी पहलुओं पर अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ मिलते रहे हैं और उनसे आपको जानकारी दिलाने की कोशिश करते हैं। दूरदर्शन का मकसद यह है कि भारत के संविधान के तहत जो आपको राइट मिला हुआ है या सुप्रीम कोर्ट के जो रूलिंग्स हैं जो कानून के शक्ल में हैं, आज के दिन में जो व्यवस्था की गई है, उन तमाम व्यवस्थाओं के बारे में आप जानें और आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। आप अपने हक की लड़ाई इसलिए नहीं छोड़ दें कि आपके पास पैसा नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, कोई पहुंच नहीं है, पैरवी नहीं है। इसकी भी व्यवस्था है। एससी है, एसटी है, महिला हैं, हैंडीकैप्ड हैं, 3 लाख से आमदनी आपकी सालाना कम है, तो वैसी स्थिति में भी आपको कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए एडवोकेट दिए जाएंगे। उसका सारा खर्च, पेपर का सारा खर्च आपको मिलेगा। हम जिस मॉडर्न एरा में रह रहे हैं वहाँ हर किसी के हाथ में मोबाइल है और शायद कोई दिन होगा जिस दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, अखबारों में और टीवी चैनल्स में यह खबर नहीं आती है कि फ़लाँ के अकाउंट से इतना पैसा निकाल लिया गया, फ़लाँ को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें अनजाने में हो जाती है, लेकिन कानून उसमें माफ़ी नहीं देता है। कानून का जो अपना थ्योरी है, उस थ्योरी में ये है कि आप जानते नहीं जानते हो कानून का आपने उल्लंघन किया तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। किसी का फ़ोटो किसी के साथ डाल देना, फ़ोटोशॉप में जा कर के किसी के बारे में कुछ भी लिख देना, यह राइट है क्या? इसके लिए साइबर लॉ बना। साइबर क्राइम, जब साइबर सेल शुरू हुआ तब साइबर लॉ बना और साइबर क्राइम की व्याख्या हुई कि साइबर क्राइम क्या है। आज हम बात करेंगे साइबर लॉ के बारे में। ये साइबर लॉ क्या है और कैसे आपके पूरे जीवन को तबाह कर सकता है अगर ढंग से आपने मोबाइल और अपने कंप्यूटर और अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं किया तो। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं रिटायर्ड आईजी पुलिस और फिलहाल झालसा के मीडिएटर विमल किशोर सिन्हा जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, जोहार। एक तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को आपसे यह जानकारी दिलाना चाहेंगे कि साइबर लॉ का मतलब क्या है, तब साइबर क्राइम, ये दोनों साथ जुड़े हैं। साइबर लॉ क्या है? हमारे हाथ में शायद कोई होगा जिसके हाथ में मोबाइल नहीं होगा आज के दिन में। बच्चों के हाथ में कोरोना ने जो है मोबाइल थमा दिया। उनको पता नहीं कि मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करना। ठीक उसी ढंग से जैसे ट्रैफिक रूल नहीं जानते हैं और गाड़ी चला रहे हैं रोड पर। जी। तो ये जो साइबर जो शब्द जो बना, ये इंटरनेट और साइबर स्पेस को लेके बना और इसका कोई हिंदी में कोई नहीं, हिंदी नहीं है वो समझने के लिए। और साइबर स्पेस जो है और इंटरनेट, ये 1980 से आया। धीरे धीरे भारत सरकार ने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया ताकि ई गवर्नेंस हो सके, लोग कंप्यूटर और इसका यूज कर सकें। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। इसलिए जो पहला कानून जो आया वो 2000 में बना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में बना और इसमें बहुत सी चीज़ें दी गई, कैसे ई गवर्नेंस में काम होगा, कैसे कंप्यूटर इंटरनेट का यूज़ किया जाएगा।
और कंप्यूटर को लेकर अगर कुछ अपराध हो रहा था तो उसके लिए साइबर क्राइम का भी उसमें प्रोविज़न दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे जब देखा जाने लगा कि इसका बहुत ही दुरुपयोग होने लगा, अब साइबर की दुनिया में ऐसे यंग पढ़े लिखे अपराधी आने लगे, अच्छे लड़के आने लगे जो लोगों के साथ फ्रॉड और साइबर क्राइम करने लगे, तो ये आवश्यकता महसूस की गई कि कानून में परिवर्तन किया जाए। और इसलिए 2008 में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था, इसमें अमेंडमेंट एक्ट के रूप में इसमें चेंज किया गया। सोशल मीडिया बहुत हावी हो गई थी समाज में, उस पर कैसे बंदिश लगाई जा सके, उस पर कैसे रोक लगाई जा सके, इसके लिए अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। फिर अभी आपने देखा होगा कि 2021 में एक आईटी लॉ लाया गया है। इसमें उन लोगों पर अब एक्शन लेने की तैयारी हो रही है और हो रही है जो लोग मीडिया को, सोशल मीडिया को चलाते हैं, जैसे ट्विटर है, फेसबुक है। तो पहले ये लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर अपनी जिम्मेवारी से भाग जाते थे। लोग तरह तरह के कंटेंट, सेक्सुअल कंटेंट, बच्चों के पोर्नोग्राफी फ़ोटो डाल देते थे और उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं रह गई थी। इसलिए 2021 में फिर अभी एक नया कानून आ गया है और इसलिए आप देखते हो कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट तुरंत आदेश देती है कि आप बताओ कि किसने डाला है, कैसे डाला है, किसको धमकी दी गई, कैसे दी गई। तो इस तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे साइबर की दुनिया में साइबर का मिसयूज होने लगा, इंटरनेट का मिसयूज होने लगा, अपराध होने लगे, तो कानून को बदलने की आवश्यकता पड़ी। और अभी लेटेस्ट 2008 का जो कानून है और 2021 जो कि इन पर बहुत सी चीज़ों पर बंधन लगाता है, सोशल मीडिया पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है, तो ये सारे कानून बनाए गए हैं साइबर अपराध और साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए। भारत का संविधान जो है, वो संविधान जो व्याख्या करता है आज़ादी की, वह सबकी आज़ादी की बात करता है और साथ साथ यह भी कहता है कि जहां आपकी वजह से दूसरी की आज़ादी में खलल पड़ता हो, वहां आपकी आज़ादी सीमित हो जाती है। यानी आपकी जिम्मेवारी सिर्फ अपनी आज़ादी की नहीं है, दूसरे के आज़ादी की रक्षा और दूसरे के आज़ादी की सीमा को भी जानने की है। यह हम बता नहीं पाए अभी तक 75 सालों में ठीक से लोगों को कि हमारी आज़ादी उतनी ही तक है। इसीलिए बहुत सारे मामलों में कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है, कानून टूटता है, तब आपको जाना पड़ता है। अब मोबाइल हमारे हाथ में आ गया, तो यह मोबाइल, हम इसका कुछ भी कर सकते, कुछ भी लिख सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसको परमिट करता है क्या? कानून इसको परमिट करता है कुछ भी लिख सकने का। कुछ भी में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर लिखते हैं तो क्या होगा? देखिए, भारतीय संविधान में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी या राइट टू फ्रीडम जितने भी दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट के रूप में दिए गए हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन जब बना उसमें सिर्फ राइट्स की बात हुई, ड्यूटीज़ की बात नहीं हुई। फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत बाद में लाया गया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि राइट टू फ्रीडम पर कोई बंदिश नहीं है, हर आदमी कुछ भी कर सकता है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें राइट टू फ्रीडम में एक क्लॉज लगा दिया कि जहाँ देश की सुरक्षा का सवाल है, जहाँ जिस बात से कम्युनल टेंशन हो सकता है, आंतरिक सुरक्षा का माहौल बिगड़ सकता है, तो वहाँ पर आपका फ्रीडम जो स्पीच या एक्सप्रेशन है उस पर रोक लगाई गई है। और ये दूसरे देशों के संविधान में नहीं, अमेरिका में नहीं है, लेकिन इंडिया में इस पर रोक लगाई गई है। बहुत लोगों की इसकी जानकारी नहीं है और वो बस यही बात करते हैं कि मुझे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। लेकिन जब धीरे धीरे व्हाट्सएप आया, सोशल मीडिया आए और इसमें इसका लोगों ने मिसयूज करना शुरू कर दिया। बहुत से लोग जो कानून की जानकारी नहीं रखते हैं वो तुरंत लाइक कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। अब कोई ऐसा मैसेज बिना देखे भी फॉरवर्ड कर देते हैं। एक मतलब कहीं से आया कुछ, खट से दूसरे को दबा के भेज दिया कि फलाने भेजा है। बिल्कुल एक आदत बन गई। आप देखेंगे लोगों का मोबाइल के साथ इतनी आदत हो गई है कि हर 2 मिनट पर वो मोबाइल को खोल के देखने लगते हैं कोई मैसेज आया है कि नहीं, क्या आया है, और बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ पढ़े हुए कि ये जो मैसेज आया है इसका सोर्स क्या है, ये सही है नहीं सही है, उसको तुरंत वो फॉरवर्ड कर देते हैं, कहीं लाइक कर देते हैं। तो जैसे आप किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड या लाइक कर देते हैं तो आपकी भी जिम्मेवारी आप पर भी उतनी ही बन जाती है जितना कि ओरिजिनल मैसेज जिसने क्रिएट किया है इसको। और ये कारण है कि जब आपको नोटिस आ जाती है, जब आप पर केस हो जाता है, कोर्ट उसमें हम यह सफाई दे सकते हैं क्या कि हम जिसने कि फॉरवर्ड किया उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ ताकि हमारे दर्शक बहुत अच्छे से समझ लें
कि हमने तो सिर्फ फॉरवर्ड किया, हमने तो देखा भी नहीं, हमारे पास आया, हमने दूसरे को फॉरवर्ड कर दिया, इसलिए हमको दोष मुक्त किया जाए, हम इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। नहीं, इसकी माने इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम वो कानून, हर आदमी को कानून की जानकारी रखनी है। जब आपके हाथ में मोबाइल है, आप मोबाइल को यूज कर रहे हैं, तो आपको जानना पड़ेगा, यही तो जागरूकता होनी चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप बगैर पढ़े लिखे समझे किसी मैसेज को फॉरवर्ड कर देते हैं, उसका क्या हश्र हो सकता है, तो जिम्मेवारी तो आपकी बनती है, आपको उससे कोई राहत नहीं मिल पाएगी। दूसरे की यह जो बक्सा है, डब्बा जो है छोटा सा, यह डब्बा लगभग सबके हाथ में है, और यह डब्बा उस हर व्यक्ति के जिसके हाथ में यह है, उसके तमाम गतिविधियों की वो जानकारी रख रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तो जब आप कोई क्राइम करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, उस टाइमिंग से लेकर के किस कहाँ थे और नहीं थे, ये सारा कुछ में आ जाता है। बिल्कुल, देखिए ये जो छोटा दूसरे सा की आपने कहा कि इग्नोरेंस लॉ के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है, कोई माफ़ी नहीं मिलनी है। तो यह बात हमारे दर्शक जान लें, उनको बताना यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी के बारे में सोशल मीडिया पर जो चाहे कुछ नहीं लिख सकते हैं। जैसे हमको बहुत अच्छी अच्छी गालियाँ आती हो, है ना, उस पर हमको डिलीट मिल जाए, पीएचडी मिलने की बात हो जाए, लेकिन हम गाली नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। और यह हमको जानना होगा, यह नहीं कह सकते नहीं संविधान में तो ये लिखा हुआ नहीं है। नहीं, बिल्कुल। तो ये जो मोबाइल है जी, ये आज के तो ज़रूरत बन गई है, हर आदमी इसको यूज कर रहा है, पढ़ा लिखा आदमी भी, बगैर पढ़ा लिखा आदमी भी। और कोविड के दौरान तो इसका सबसे ज़्यादा यूज शुरू हो गया। स्टूडेंट्स पर, हर स्टूडेंट्स हैं, बच्चों को स्कूल में पढ़ाई इस पर होने लगी लॉकडाउन के दौरान। लेकिन बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है कि छोटा सा जो मोबाइल है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, मैसेज भेजते हैं, जो भी काम आप करते हैं, वो कभी जल्दी ख़त्म नहीं होता है, वो सारा स्पेस में है। और साइबर फॉरेंसिक जो अपराध की दुनिया के लिए जो पुलिस में सिस्टम में साइबर फॉरेंसिक डेवलप कर गया है। और आप देखते हैं कि आपकी मोबाइल अगर हाथ लग जाए पुलिस के और या साइबर एक्सपर्ट जो हमारे हैं, तो वो सारा डाटा निकाल लेंगे। आपने कब, आज से 6 महीना पहले क्या चैटिंग किया, क्या बात की। आप समझते हैं कि आपने कुछ करके आपने डिलीट कर दिया मैसेज, लेकिन मैसेज डिलीट नहीं होता है, आपके मोबाइल में डिलीट हो जाता है, लेकिन वो स्पेस में है, उसको रिट्रीव किया जा सकता है। और यही कारण है कि अब आप देखेंगे कि अपराध का बहुत ज़्यादा उन्मूलन हो रहा है, बहुत ज़्यादा अपराध पता चल जा रहा है, पहले पता नहीं चल रहा था। अब कैमरा और मोबाइल के कारण, मोबाइल की तो ये स्थिति है कि मोबाइल में आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो कहीं भी किसी भी स्टेट की पुलिस लोकेट करते हुए बता देगी कि मतकर जो अभी जो है सो दूरदर्शन केंद्र के इस कमरे में बैठे हुए हैं, और पुलिस जो है सो खोजते हुए यहाँ तक पहुँच सकती है। तो लोगों को जानना चाहिए कि आप इससे सिस्टम से कोई चीज़ हटाकर कोई चीज़ डिलीट करके आप बच नहीं पाएंगे। अगर आपने कुछ गलत काम किया है, कोई गलत हरकत कर दी है, तो उसको पुलिस ट्रेस कर ही लेगी, साइबर के जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो ट्रेस कर लेंगे। और ये एक ऐसा एविडेंस है कि जो कि सबूत है, जो कि अब कोर्ट भी एक्सेप्ट करने लगी है, और इस पर जो है सो सज़ा तो होनी ही होनी है, एकदम एविडेंस प्रूव्ड है। आपके हाथ में जो मोबाइल है उसका अगर आपने सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया तो बहुत ख़तरनाक है आपके लिए। जैसे कि बहुत सारी फिल्में आई हैं हाल के दिनों में, इसलिए हमको लगता है कि विदिन 10 ईयर 5 ईयर में सबसे ज़्यादा साउथ की फिल्में सबसे ज़्यादा है साइबर पर, साइबर क्राइम पर, साइबर ये लॉ पर। फिल्में पता नहीं लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं। अब सबके पास मोबाइल है तो मैक्सिमम लोग तो फिल्में ही देखते हैं। अब कौन सी फिल्म देखते हैं, उसमें कौन सा उनको पसंद आता है, नहीं पसंद आता है, उसमें बहुत स्पष्ट ढंग से इन चीज़ों को समझाया गया है कि किसी को भी जिसके हाथ में मोबाइल है उसको लोकेट किया जा सकता है, और अगर उसने चालाकी से, धूर्तता से मोबाइल अगर कहीं छोड़ दिया तो वह भी लोकेट हो सकता है किस धूर्तता से उसने छोड़ा। यानी कि अपने साथ आप एक कैमरा लेकर के चल रहे हैं जो आपको लगातार दिखाते चल रहा है कि आप हैं कहाँ, छोड़ के आए तब भी बता रहा है कि आप कहाँ हैं। दूसरे की उसमें ये खतरा है कि ज़्यादा इस तरह से करने में कोई आपके उसमें घुस भी सकता है, घुस करके वो आपके नाम पर क्राइम कर सकता है। जो पिछली बार आप बता रहे थे, हम लगता है फिर एक बार डिटेल आपको बताना चाहिए, खास करके फ्रेंडशिप के लिए फेसबुक व्हाट्सएप का जो फ्रेंडशिप का वो आता है, रिक्वेस्ट आता है, उसमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। देखिए, अभी एक बहुत फेमस फिल्म झारखंड में ही बनी हुई है, जामतारा, सबका नंबर आएगा। लोगों को उस फिल्म को देखना चाहिए। मतलब जामतारा से जो साइबर क्राइम जो स्टार्ट हुआ है
वो देश के हर कॉर्नर के लोग ठगे गए हैं जामताड़ा में। और उसमें जो बच्चे हैं, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि मोबाइल का यूज करके फ्रॉड कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, मोस्टली कर रहे हैं। तो आपका जो ये मोबाइल है, इसको आपको बहुत ही होशियारी से इसको हैंडल करना चाहिए। सारी जानकारी इसमें है, आपके डाटा इसमें है। आपने जैसे इंटरनेट कनेक्शन ले लिया, फिर आप उस साइबर वर्ल्ड से जुड़ जाते हैं। और आप अगर सोचते हैं कि आपके डाटा, फ़ोटो कुछ भी सेफ़ है, तो कुछ भी सेफ़ नहीं है। साइबर में बिल्कुल अनसेफ है। और ये जो साइबर हैकर्स हैं, जो साइबर क्राइम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, ये बड़ी आसानी से आपका सारा डाटा आपको ले सकते हैं। क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है ना कि आपको लालच में नहीं पड़ना है। आपको बहुत से मैसेज आएंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज आएंगे, SMS आएंगे। किसी में आएगा कि आपको 50,000 रुपया का लॉटरी निकला है, किसी में आएगा कि आपको जॉब मिल रही है। तो वो क्या करते हैं, जैसे मछली मारने के लिए चारा डाला जाता है, तो कंप्यूटर की दुनिया में इसको फिशिंग कहते हैं कि वो चारा डालते हैं। आपने बिना जाने बुझे कुछ भी आया, आपने लालच में पड़ के उसको क्लिक कर दिया। जैसे आप क्लिक करते हैं, आपका सारा डाटा चला जाता है। अभी कोविड के दौरान सबसे ज़्यादा क्या हुआ कि पेमेंट के बहुत से ऐप आ गए, उसमें बहुत ऐसे ऐप भी आ गए कि जो कि साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड वाले ऐप थे। आप जैसे उसको यूज किए, आपका सारा पैसा जो है सो वहाँ से निकल जाता है। तो आपको जो ऐप्स पर ध्यान देना चाहिए कि हम कौन सा ऐप खोलें। जैसे आप कोई ऐप खोलना, बहुत सी बैंक अपनी ऐप दे रही है, गूगल प्ले पर जो ऐप आ रहे हैं वो सारे अच्छे ऐप आ रहे हैं, जिनमें कंटेंट गड़बड़ है उनको रोक दिया जा रहा है। लेकिन जब आप ऐप खोलते हैं तो देखेंगे कि बहुत सा वो परमिशन मांगने लगता है कि आप अपना फ़ोटो देखने का परमिशन दीजिए, आप अपना फ्रेंड्स लोकेशन का परमिशन दें। आप मत दीजिए परमिशन, आप उतना ही परमिशन दें जितना ज़रूरी है, और जो ज़रूरी नहीं है वो परमिशन आप नहीं दें, तो उसको जानकारी लेने में दिक्कत होगी। दूसरा है, सबसे खतरनाक है फेसबुक। फेसबुक में पहले अच्छा था कि लोग जान पहचान के लोग फ्रेंड्स बनते थे और फेसबुक पर अपने एक दूसरे से फेसबुक वॉल पर संपर्क करते थे। लेकिन फेसबुक में भी सब कुछ एक्सपोज्ड है, आपका सारा डाटा, आपके सारे फ़ोटो एक्सपोज्ड है। अब फेसबुक के माध्यम से बहुत अपराध होने लगे। अपराधी जो है अपना नाम बदल के, चेहरा बदल के, किसी लड़की का फ़ोटो डाल के, आपकी कमजोरी को जान के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं। और अब तो अपना प्रोफाइल लॉक कर देते हैं और आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं। तो जब आपका उन्होंने अपना प्रोफाइल लॉक कर दिया, अपनी जानकारी नहीं दे रहे, आप क्यों फ्रेंड, तो आप क्यों फ्रेंड बनाना है। यंग जनरेशन में ये हो गया है कि वो चाहते हैं कि हमारे 200 फ्रेंड है, 300 फ्रेंड है, तो वो बिना गिनती गिनाने बिना जाने समझे सबको फ्रेंड बनाना। मेरे पास एक मैसेज आया, इसका नंबर है 09937744887। इसमें वो लिख रहा है कि डियर यूजर, योर SBI योनो अकाउंट विल बी सस्पेंडेड, प्लीज़ अपडेट योर पैन कार्ड और हमसे संपर्क करिए। अगर हम ये नहीं आपसे या आपकी तरह के एक्सपर्ट से बात कर रहे होते तो एक्सपर्ट इस पर चले जाते हम, और चले जाते वो नंबर से भेजा है, 10 डिजिट के नंबर से है, जबकि वो कहता है कि हम कुछ नहीं भेजते। SBI कहती है, रिजर्व बैंक कहता है, जितने बैंक्स हैं, LIC कहता है, हम उसमें LIC लिख करके इस तरह के मैसेज भेजते हैं या SBI लिख करके भेजते हैं, और वो आया और आपने भेज दिया, गए काम से। इसलिए बिजली बिल अगर आपका बाकी है तो बिजली वाला आपको फ़ोन करेगा ना भाई। आप फ़ोन कोई कर रहा है और आप बिजली बिल के नाम पर उसको पैसा दे रहे हैं। आपका कोई मित्र कोई IAS पैसा मांगने जाएगा किसी से, IPS पैसा मांगने जाएगा किसी से कि हम बहुत दिक्कत में हैं, हमको कुछ पैसा भेज दीजिए। हाँ, मतलब ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि जब दिन रात हम पिक्चर हॉल में, TV पर, मैसेज के द्वारा हर बैंक खबर कर रही है कि बैंक कभी भी ना तो OTP मांगती है, ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगती है, ना KYC मांगती है, फिर भी लोग इस झांसे में आ जाते हैं। और आपको पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा कि अभी 10 दिन पहले हरिहर सिंह रोड में एक पढ़े लिखे आदमी ने KYC अपडेट करने के नाम पर जो है तो OTP वगैरह सारा चीज़ बता दिया और लाखों रुपए उनके इससे निकल गए। तो सबसे बड़ी बात है ना कि आपको जो ऑफिशियल साइट नहीं है उससे कोई मैसेज आता है उस पर रिस्पॉन्ड ही नहीं करना चाहिए, और किसी मैसेज को क्लिक तो कभी करना ही नहीं चाहिए। और जैसे आप क्लिक करेंगे आपका वो सारा डाटा जो है वो चुरा लेगा और सारा इन्फॉर्मेशन चुरा लेगा। तो इसलिए
मैसेजेज जो आते हैं व्हाट्सएप पे आते हैं, नंबर आते हैं, देखिए टोल फ्री नंबर ठीक है, जो 1800 का टोल फ्री जो नंबर चलता है, जो कस्टमर केयर कंपनियां होती हैं, वो टोल फ्री नंबर ठीक है, लेकिन कभी भी आपको 10 डिजिट अगर नंबर आता है तो उस पर कभी विश्वास नहीं कीजिए। वो जो है सो वो साइबर खोलिए ही नहीं, क्रिमिनल्स हैं, उसको छुइए ही नहीं, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, उसको तुरंत डिलीट कर दीजिए, उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए। अगर आप उसके बात में फंसे, सबसे ज़्यादा तो आपको SBI कार्ड के नाम पर बेवकूफ़ बनाते हैं। वो इस तरह से कॉन्फिडेंटली आपसे बात करेंगे जैसे आपको सारा डाटा बता रहे हैं, फिर आपको ऑफर्स बताए लेंगे। SBI कार्ड भी कहती है कि हम कभी किसी कस्टमर से हम बात नहीं करते हैं, आप बात कीजिए SBI कार्ड से। तो इसलिए जितने इस तरह के फ़ोन आते हैं सारे साइबर क्रिमिनल्स के फ़ोन आते हैं और लिंक्स आते हैं, और इसमें आप देखेंगे वो लालची लिंक्स आते हैं, किसी में आपको पैसे का एक और चीज़ हम थोड़ा सा ये कर लें, बैंक्स फ़ोन करती है 50,000 एबव या चेक के बारे में, मैसेज भी देती है कि आपका चेक आया हुआ है, इसको क्या करना है, और 50,000 के अबव अगर आप चेक देते हैं तो वो फ़ोन करके पूछती है कि आपने चेक भेजा है क्या, सुरक्षा के लिए। तो वो डिजिट जो होता है वो आमतौर पर PNT का होता है या इसका होता है, तो उसको क्या करना चाहिए? उस तरह के फ़ोन अगर आ रहे हैं, हमने चेक कोई भेजा है, मैसेज आया और वहाँ से फ़ोन आ रहा है, तो उसको हैंडल करें नहीं करें? इसलिए कि आप जो बता रहे हैं उसमें रिस्क है, क्योंकि हम तो नहीं जानते कि कौन फ़ोन कर रहा है। बिल्कुल, तो उस फ़ोन को इंटरटेन करें कि नहीं करें, ये एक सवाल है। अब उस फ़ोन को इंटरटेन करने से पहले उस बैंक पता को कर ले कि उस बैंक का नंबर है कि नहीं, बैंक का नंबर है या नहीं है, या आप कहेंगे ठीक है आप मैं आपको रिंग करता हूँ, आप बोलिए कि आप बैंक का नंबर दीजिए, मैं आपको रिंग करता हूँ। और लोगों को अपने बैंक का नंबर रखना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि रिस्की है। अभी तो सबसे मज़ेदार हुआ कि मैं अभी आ रहा था तो जो झारखंड का एक जो साइबर का जो थाने का जो नंबर है 1930, तो मैंने कुछ जानकारी जानने के लिए उनको फ़ोन किया, तो उस पर जो स्टाफ वहाँ थे वो बोले कि नहीं सर, आपके कहने से हम नहीं मान लेंगे कि आप रिटायर्ड IG पुलिस बोल रहे हैं। हम कहे क्यों? बोला कि नहीं सर, बहुत लोग इम्पर्सोनेशन करते हैं और हम लोग भी झांसे में आ जाते हैं उनके, तो आप काइंडली खुद डायल करके जहाँ से भी बात करना हो वहाँ से आप बात करें। तो इवन थाना पुलिस भी जो है सो वो वेरीफाई कर रही है कि किसका फ़ोन आ रहा है। तो हम लोग को जागरूक होने की ज़रूरत है इस मामले में। और अभी तो आप देखें कि बैंक ने बहुत से इसको रोकने के लिए बहुत से नए नए नियम बना दिए हैं। स्टेट बैंक ने कर दिया है 10,000 से ज़्यादा का अगर आप ATM से निकासी करेंगे तो आपके फ़ोन में OTP आएगा, फिर आप OTP नंबर डालेंगे तब पैसा आएगा। लेकिन मैं देखता हूँ कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी वाला रहता है ATM में, वो क्या बतलाने लगता है लोगों को कि अगर OTP में दिक्कत हो रही है सर तो 9,000 निकाल लीजिए, 8,000 निकाल लीजिए। अब इस तरह के एडवाइस पर नहीं जाना चाहिए, आपको अलर्ट रहना चाहिए। वो अच्छा सिस्टम है कि OTP आएगा फिर पैसा निकलेगा, OTP से निकलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन करते हैं या कार्ड से करते हैं, तुरंत मैसेज आता है, 2 मिनट के अंदर मैसेज आता है कि आपके कार्ड से इतने हज़ार का ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर आपने नहीं किया है तो तुरंत इतने नंबर पर डायल करें या इतने नंबर पर अपना कार्ड को ब्लॉक कर दें। तो इसलिए इस तरह के जो मैसेज, जो ऑथराइज मैसेज आते हैं बैंक से, इस तरह के मैसेजेस अगर आए, यहाँ फ्रॉड हमारे साथ हो गया, हमको क्या करना चाहिए? दर्शक करें क्या? इसमें आज के पेपर में निकला भी है, झारखंड का निकला भी है कि उन लोगों ने बताया है कि अभी का जो है 24 घंटे का समय सबसे अब महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि अब जो है आपके खाते से जो पैसे निकलते हैं उसको समय लगता है जो हैकर है उसके खाते में जाने में। जितनी जल्दी आप साइबर थाने को खबर करेंगे या 1930 नंबर पर जितनी जल्दी आप फ़ोन कर देंगे, उतनी जल्दी पैसा कहीं भी रास्ते में है वो पैसे को पर रोक लग जाएगी, वो पैसा वहाँ रुक जाएगा। और इस बीच आप फिर थाने में जाकर केस कर दें और 10 से 15 दिन के अंदर वो पैसा अगर ब्लॉक कर दिया गया है, वो नहीं जा सका है उस अकाउंट में, या मान लीजिए आपका 50,000 का फ्रॉड हुआ है और 10,000 चला गया लेकिन 40,000 अभी नहीं गया है, तो 40,000 को अगर ब्लॉक कर दिया गया है और आपने 24 घंटे के अंदर तुरंत खबर कर दिया है साइबर थाने को या बैंक को, तो आपका वो पैसा वापस मिल जाएगा आपका। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अभी आया है 1930। बहुत सजा क्या है इसमें? सज़ा इसमें 3 साल से लेके 6 साल तक की सज़ा है। इसमें 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। इसके जो IT एक्ट बने हुए हैं, प्लस इसमें IPC की धाराएं भी लगती हैं। तो सज़ा है, नॉन बेलेबल है, इसमें जमानत नहीं होगी, इसे गिरफ्तार किए जाएंगे। और अब बड़ी आसानी से लोकेट कर लिया जाता है किसने इस तरह का फ्रॉड किया है, क्योंकि कहीं उन लोगों का भी एड्रेस छिपा नहीं रहता है, वो पता चल ही जाता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट पता कर ही लेते हैं कि किसने ये पैसा निकाला है। इसलिए जितना विलम्ब करेंगे, लेट से इन्फॉर्म करेंगे, तो आपके चांसेस पैसा मिलने के बहुत कम हो जाएंगे। आज की बात में इतनी ही बात आपको जो समझाने का हमारे पास था वो समझाया हमने। तो यह मान के चलिए कि इस डब्बे को
जिसमें पूरी दुनिया की जानकारी भरी हुई है, और अब तो शायद ही कोई एजेंसी हो जो बगैर नेट के आपको ये देता हो, मोबाइल कनेक्शन देता हो। तो वैसे में आप जहाँ भी हैं आप ट्रेसेबल हैं, आपको ट्रेस किया जा सकता है। दूसरे की आपकी आज़ादी की सीमा बताएगी कि आपकी आज़ादी की सीमा क्या है। तीसरे की आप लालच में मत पड़िए, लालच में अक्सर गड़बड़ी होती है। चौथे कि कोई बैंक, कोई गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स आपको फ़ोन करके नहीं पूछता है। इन सब बातों को जानिएगा तो साइबर फ्रॉड से बचिएगा, जानिएगा तो साइबर में जेल जाने से बचिएगा, जानिएगा तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। और फ्रेंड बनाते समय हमेशा यह याद रखिए कि जिसका खुद लॉक है प्रोफाइल, उसको फ्रेंड तो नहीं बनाए। आज तो बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।